अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो कोर्स आज हम स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इस कोर्स को हम जो बुक इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड कैनेडियन एडिशन है वेजेंट कीसो किमल का। और लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। ये एक बेसिक कोर्स है। जिन्होंने भी पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे, जिनके अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तमाम टर्मिनोलॉजीज और कैसे करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो सब आपको टीच किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। लें जी, चैप्टर वन, अकाउंटिंग इन एक्शन। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से। और उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी इकोनॉमिक इवेंट जो एक बिजनेस में अकर होता है उसको। फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन ये डायग्राम समझने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को अगर हम आम अल्फाज में समझें तो इट्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिस तरह इंसान एक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, हम उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं, तो हम अपने आप का पता बताते हैं। कोई हमारे से हाल पूछे तो हम आराम से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारा हाल क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे से अगर किसी ने हासिल करनी हो तो हम उसे बोल के या लिख के डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस जो है वो अपने हाल अहवाल कैसे बताएगा? अब बिजनेस के हाल अहवाल से मुराद कि बिजनेस कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, बिजनेस के असासाजात कितने हैं, बिजनेस ने लोगों के कितने पैसे देने हैं, मालिक का सरमाया था जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो कितना हो गया, और मालिक जो है इस टाइम पे कितना रेवेन्यू कमा रहा है, और मालिक की सेल्स कितनी है, मालिक के अखराजात कितने हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें अकाउंटिंग में पता चलती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग में पता चलती हैं। लेकिन लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस को समझेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमिक इवेंट क्या होती है। जब भी बिजनेस के अंदर कोई इकोनॉमिक इवेंट होता है, इकोनॉमिक इवेंट से मुराद है कि ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा इवेंट जिसमें पैसे का लेन देन शामिल हो, पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो बिजनेस से बाहर, या ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको आप पैसे में नाप तोल सकते हो, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि यार ये एक्टिविटी है, इससे मुझे 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है, या 1,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है, 1,000 रुपया बिजनेस से जा रहा है। या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आप नाप तोल सकते हो कि ये एक्टिविटी मैंने 1,000 रुपए की कर दी है। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज या इवेंट्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। और इसको जो दूसरा नाम दिया गया है वो मॉनेटरी इवेंट का दिया गया है। और एक जो इवेंट जब अकर कर जाता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इस आइडेंटिफिकेशन के बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो भी बिजनेस में हो रही हैं, पैसे के अंदर हम उसको नाप तोल सकते हैं, उसको हमने रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्डिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन के अंदर हम हर तरह की एक्टिविटी का डिफरेंट रिकॉर्ड जो है वो सेपरेट करते जाते हैं। कोई भी एक एक्टिविटी हो उसका सारा रिकॉर्ड वो कितनी दफा इनकर हुई उसको हम अलहदा कर लेंगे। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के बाद समराइज करते हैं। हर चीज को समराइज कर देंगे कि जनाब इस मद में हमारे इतने पैसे लगे, इस अकाउंट में हमारे इतने अमाउंट है। और समराइज के बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हैं अकाउंटिंग में प्रिपेयर होती। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को जो है वो प्रिपेयर करें, क्योंकि ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ही हैं जो बताती हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, और बिजनेस इस टाइम पे खड़ा कहाँ हुआ है। हम आम लाइफ के अंदर अकाउंटिंग जो है वो नहीं करते। मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो अपनी पर्सनल लाइफ में अकाउंटिंग कर रहा हो। हाँ, हम काउंटिंग जरूर करते हैं, कोई भी चीज़ हो हम उसको जो है रिकॉर्ड जरूर कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग वाला जो काम है हम पर्सनल लाइफ में नहीं करते, हम ये बिजनेस के लिए ही करते हैं। आगे चलते हैं जी।
इंटरनल यूजर्स क्या सवाल करते हैं? इंटरनल यूजर्स कौन है जी? मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, इंटरनल यूजर्स वो लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमारे जो भी बिल्स हैं हम उनको अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग हमें बता देती है कि हमारे पास पैसे कितने मौजूद हैं। फिर जो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है। अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उतनी उसकी कॉस्ट कितनी है, अगर हम 1000 प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ये भी अकाउंटिंग में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जो तीसरा सवाल आता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को इस साल सैलरीज में इंक्रीज दे सकते हैं या बोनस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ऑब्वियसली अगर आप प्रॉफिट में होंगे तो एक कंपनी या एक बिजनेस चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ भी इस प्रॉफिट को शेयर करे ताकि वो मोटिवेटेड रहें। लेकिन अगर एक कंपनी लॉस में है और वो चाहती है कि रेज देना, तो वो चाह के भी अपने एम्प्लॉयज को रेज नहीं दे पाती। फिर लास्ट में जो एक और सवाल आता है, इसके अलावा बहुत से सवालात हैं, लेकिन जो मेजर मेजर सवालात हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। विच प्रोडक्ट लाइन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल? एक कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन बनाती है, उसमें दो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा चलते होंगे, शायद दो प्रोडक्ट ना चलते हों, लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाला जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी कंटिन्यू करती है, जो नहीं चलता उसको डिसकंटिन्यू करने का भी सोच सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो किस तरह के सवालात पूछते हैं। इसमें सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये है कि ये कंपनी क्या सेटिस्फैक्टरी इनकम कमा रही है, ये इस कंपनी इस काबिल है हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब एक्सटर्नल यूजर्स को समझने के लिए सबसे पहले देखना है कि एक्सटर्नल यूजर्स हैं कौन कौन से। सबसे पहले आ जाती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट का क्या काम है किसी बिजनेस के साथ? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने टैक्स कैलकुलेट कर डिडक्ट करने होते हैं। टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। तो अगर इनकम ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स आएगा। इसके अलावा क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो बिजनेस को डेट देते हैं। वो देखते हैं कि हम इस बिजनेस को कितना जो है वो डेट देंगे और कितने अरसे में ये वापस करेगा। उसके अलावा हाउ डज द कंपनी कंपेयर इन साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद इट्स कंपेटिटर्स? कि ये कंपनी जो है वो साइज में कितनी बड़ी है और प्रॉफिटेबिलिटी में कितनी है, और इसके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज है, ये इंफॉर्मेशन देखने वाले जो एक्सटर्नल यूजर हैं वो इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें कंपनी में आपकी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर will the company be able to pay its debt as they come due? This is the question which the creditors ask, कि जब भी उनकी कर्ज की अदायगी की बारी आएगी तो क्या उस टाइम पे इस कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि उनके पैसे जो है वो उतार सके या ना उतार सके। आगे चलते हैं जी। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है? आपके लिए इतना ही काफी है कि अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आ जाती है। बुक कीपिंग में ये होता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी वो आपने रिकॉर्ड कर लेनी है, और अकाउंटिंग में इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें मौजूद है। द अकाउंटिंग प्रोफेशन, ये पब्लिक अकाउंटेंट है, प्राइवेट अकाउंटेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन अब हम चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर अकाउंटेंट और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको काबिल कबूल है। ये इस्टेब्लिश किए गए थे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से। और इसमें जो पहला प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ही प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम अजम्पशंस डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल है जी कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आपने अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है या उसको लिखना है अपने अकाउंटिंग के बुक्स में, तो जितनी कॉस्ट पे आपने उसको खरीदा होगा आपने उसी कॉस्ट के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर लेना है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि 1990s के अंदर आपके बिजनेस ने कोई प्लॉट खरीदा या बिल्डिंग खरीदी और उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीस। आज 2023 चल रहा है। आज उस बिल्डिंग या उस एसेट की कॉस्ट जो है वो अगर मार्केट वैल्यू आप पता करवाएं तो पता चलता है कि वो 20 मिलियन उसकी जो है मार्केट वैल्यू है।
तो क्या हम उसे 20 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे? जी नहीं। अकाउंटिंग का जो कॉस्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमने उस बिल्डिंग को जितने पे खरीदा था, 1 मिलियन था, 2 मिलियन था, 3 मिलियन था, जितने भी हमने उस एसेट को खरीदा था, हमने उसी वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना है। उसकी मार्केट वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट इज द वैल्यू एक्सचेंज एट द टाइम समथिंग इज एक्वायर्ड। फिर आगे चलते हैं। assumption इसमें क्या है? फर्स्ट assumption इज अ गोइंग कंसर्न। हमने जब भी अकाउंटिंग करनी है, हमने यही कंसिडर करके अकाउंटिंग करनी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक चलने वाला बिजनेस है और चलता रहेगा। हमने ये assumption जरूर लेनी है कि हम जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अगले साल भी चलेगा और उसे अगले साल भी चलेगा। फिर जो सेकंड है दैट इज मॉनेटरी यूनिट, कि यहाँ पे पैसे का लेन देन होता है और तमाम ट्रांजैक्शन जो भी हम करते हैं उसको हम मनी के अंदर जो है वो नाप तोल सकते हैं। थर्ड है जी इकोनॉमिक एंटिटी, एनी ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन अ सोसाइटी विच इज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही है। अब बिजनेस एंटरप्राइजेस की टाइप्स आ जाती हैं। ये बिल्कुल बेसिक टाइप है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक सिंगल आदमी कोई बिजनेस शुरू करता है तो ही इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर। और अगर एक से ज्यादा बंदे मिलकर कारोबार शुरू करते हैं तो इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और जब पार्टनरशिप की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, तो और उसकी ऑनरशिप को जो है वो डिवाइडेड इनटू शेयर्स हो जाते हैं, जिसको आप इजीली एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय सेल, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन। तो ये बहुत आसान थी जी, तीन टाइप्स थी। एक बंदा अगर बिजनेस करेगा तो सोल प्रोप्राइटर, दो बंदे या उससे ज्यादा मिलकर बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप, और जब एक कंपनी बन जाती है या बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं और वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना देते हैं जिसके ऊपर लॉ भी इम्प्लीकेट होता है और उसकी ऑनरशिप भी आप शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज कॉर्पोरेशन। और उसमें मालिक की जो सरमाया है उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी कहा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है जी अकाउंटिंग का। सबसे पहले चीज यही सिखाई जाती है, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब ये तीन चीजें हमारे सामने आ गई हैं। अब ये क्या चीजें हैं? एसेट्स अगर हम आम अल्फाज में समझें, एसेट्स जो हैं दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटीज जो हैं ऑब्लिगेशंस हैं, और ऑनर इक्विटी मालिक का सरमाया है। अब इन सारी टर्म्स को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ये वन बाय वन जो टर्म्स हैं वो क्या है? सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स के मुतालिक अभी बताया कि दीज आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द कंपनी, और ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं और इस्तेमाल करके आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी बहुत ही आसान डेफिनेशन बताऊं तो आप लोगों को उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और वो ये डेफिनेशन ज़रा समझें। एक ऐसा रिसोर्स या एक ऐसी चीज जिससे आप एक साल से ज्यादा अरसे के लिए फायदा उठाएंगे बिजनेस के अंदर, वो आपका एसेट होगा। ठीक है जी। इस डेफिनेशन को हम बाद में जाके प्रूव भी कर लेंगे। एसेट्स के बाद सेकंड है जी लाइबिलिटीज। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं, बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं तो दीज आर नोन एज लाइबिलिटीज। अच्छा, लाइबिलिटीज को देखें तो दीज आर आल्सो द क्लेम अगेंस्ट एसेट्स। इसको मैं थोड़ी देर के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब क्या है। फिर दीज आर एग्जिस्टिंग डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। बिजनेस ने लोगों का कर्जा देना है। ऑब्वियसली जब भी आप बिजनेस करते हैं तो उधार पे आपको सामान लेना पड़ता है, लोगों से पैसे भी बाजुकात लेने पड़ते हैं आपको बैंक से। तो ये जितने भी कर्जे बिजनेस लेता है उधार पे सामान की सूरत में या लोन्स की सूरत में, दोज आर नोन एज डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और इसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। तीसरी चीज जो आ जाती है दैट इज ऑनर्स इक्विटी एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। ऑनर इक्विटी से मुराद क्या है? मालिक का वो सरमाया
जो उसने बिजनेस में लगाया है। अब ऑनर इक्विटी की सब डिवीजन करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कैपिटल। कैपिटल मालिक का सरमाया को कहते हैं। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स कहते हैं कि अगर मालिक बिजनेस में से कुछ पैसे या कुछ अशिया गुड्स लेके अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकाल लेता है, दोज आर नोन एज ड्राइंग्स। तीसरी चीज है रेवेन्यू। रेवेन्यू से मुराद क्या है? रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपने 5 लाख रुपए की सेल्स की, उस सेल में जो यूनिट थे वो 100 थे, और उस पर यूनिट की जो कॉस्ट थी वो 5000 थी। सॉरी, 3000 कॉस्ट थी, लेकिन आपने 5000 के हिसाब से उसको बेचा। तो 5000 जो है सेलिंग प्राइस है। 100 यूनिट आपने बेचे तो 5 लाख आपकी जो है वो टोटल रेवेन्यू आ गया। इस रेवेन्यू के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 लाख जो है वो कॉस्ट बनती है, क्योंकि 3000 रुपए की जो थी वो आपका पर यूनिट की कॉस्ट थी, और 2000 आपने उसके अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। तो जब आप फाइनल रेवेन्यू निकालते हैं तो 5 लाख जो है आपका सेल्स रेवेन्यू आता है, उसके अंदर आपका 3 लाख कॉस्ट का शामिल होता है, और 2 लाख जो है वो आपका जो है वो प्रॉफिट का शामिल होता है। तो 3 + 2 5 लाख जो है वो टोटल मिला के आपका सेल्स रेवेन्यू बनेगा। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक्सपेंसेस हैं, अगर बिजनेस ने कुछ एक्सपेंस किए हैं, अखराजात किए हैं, वो सारे के सारे हम नोट डाउन करते हैं। ये चारों चीजें पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज वापस ही लेके चलता हूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। यहाँ पे याद रखिएगा कि लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी, सपोज लायबिलिटी हमारी 150 की है, ऑनर इक्विटी हमारी 200 की है, तो टोटल अमाउंट बन गई 350। अब जो भी आपने एसेट्स खरीदे हैं या जो भी आपके एसेट्स हैं, वो भी अकाउंटिंग इक्वेशन की रूह से हमें बताता है कि दूसरी साइड पे भी आपके 350 की अमाउंट आनी चाहिए। तो इसी से चीज से साबित हो जाता है कि एसेट्स अगर 350 हैं तो दैट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, जो कि 350 बनती है। तो अगर मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि एसेट्स को हमने लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी की मदद से खरीदा है, तो ये गलत नहीं होगा। लाइबिलिटीज आर क्लेम्स अगेंस्ट एसेट। सपोज ये 150 और 200 जो हमारा ऑनर इक्विटी का था, इससे मिला के हमने कोई मशीनरी खरीदी 350 की, तो वो मशीन जो है उसके अंदर लाइबिलिटीज का क्लेम 150 है, और आपके मालिक का जो क्लेम है ऑनर्स इक्विटी का वो 200 है। हम आगे चलते हैं जी। इन्वेस्टमेंट्स जो ऑनर करता है वो उसको हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। ड्राइंग्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी पैसा या कोई भी स्टॉक अगर मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकालता है, उसको हम जो है वो ड्राइंग्स कहते हैं। फिर रेवेन्यू को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, एक्सपेंसेस को भी मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया। वो एक मेजर पॉइंट है। एक्सपेंसेस जो है वो एक तो ऑनर्स इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। दूसरा, एक्सपेंसेस ऐसी चीजें हैं या ऐसे अखराजात हैं जो कि साल से कम अरसे के अंदर जो है वो बिजनेस यूटिलाइज कर लेता है। एसेट्स का याद रखिएगा, एसेट्स को साल से ज्यादा अरसे में यूटिलाइज किया जाता है, एक्सपेंसेस को साल से कम अरसे के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम और सर्विसेज यूज इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए आपको अखराजात भी करने पड़ते हैं। अब एक्सपेंसेस की कुछ डिटेल है। इसमें यूटिलिटी का एक्सपेंस आता है, रेंट का एक्सपेंस आता है, सप्लाईज का एक्सपेंस आता है। ये सारे के सारे जो है रोजमर्रा के या मंथली एक्सपेंसेस जो है वो इनकर करने पड़ते हैं बिजनेस को। फिर हम आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझना है। इसको समझना ऐसे है कि ऑनर इक्विटी हम कंसिडर करते हैं राइट नाउ वो जीरो है। ऑनर इक्विटी सेंटर के अंदर हमारे पास जीरो मौजूद है। अगर कोई मालिक 1 मिलियन की ऑनर इक्विटी से बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ऑनर इक्विटी पहले जीरो थी, तो मालिक ने जब बिजनेस को 1 मिलियन दिया तो ऑनर इक्विटी 1 मिलियन से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया जी? ऑनर इक्विटी 1 मिलियन से इंक्रीज कर देगी।
हाँ, ऑन दी अदर हैंड अगर मालिक कहता है कि मुझे जाती अखराजात के लिए 50,000 रुपीज बिजनेस से निकालने हैं, तो वो बिजनेस से 50,000 जब निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो मालिक की ऑब्वियसली 1 मिलियन की इक्विटी डिक्रीज कर जाएगी 50,000 से, और बकाया जो इक्विटी रह जाएगी वो 9,50,000 रह जाएगी। फिर हम रेवेन्यूज की बात करते हैं। रेवेन्यू मैंने आपको बताया था, जितनी भी सेल्स होंगी बिजनेस की वो रेवेन्यू को लेके आएंगी, और रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल होते हैं। जब ये पैसा आएगा तो इससे ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी। हम सुनते हैं ना कि यार उसने एक शॉप से कारोबार शुरू किया, अब उसकी 10 दुकानें हैं। तो उसने क्या किया होता है कि अपनी ऑनर इक्विटी के साथ साथ जो भी उसने रेवेन्यू कमाया होता है, जो भी उसने प्रॉफिट का शेयर उसने में से कमाया होता है रेवेन्यू में से, वो बिजनेस के अंदर यूटिलाइज करता है, और उसी सरमाए को लगा के उन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। तो रेवेन्यूज से ऑनर इक्विटी इंक्रीज करेगी, और जब भी हम एक्सपेंसेस करेंगे तो ऑनर इक्विटी डिक्रीज करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ज़हन नशीन कर ले। इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यू से ऑनर इक्विटी इंक्रीज करेगी, विड्रॉल्स या ड्राइंग से और एक्सपेंसेस से ऑनर इक्विटी डिक्रीज करेगी। चलें जी, अब ट्रांजैक्शन एनालिसिस की तरफ आते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस हमें क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए कि अब हम बनाने लगे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो बेसिक्स है, हमें पता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी है। ये एग्जांपल हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाएगी कि हमने बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी। जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी इकोनॉमिक इवेंट होगा, उसका इम्पैक्ट जो है एसेट्स पे और अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आएगा, यानी कि एसेट्स पे भी आएगा, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के ऊपर भी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी व्हाट इट सेज। मिस्टर मार्क डिसाइड्स टू ओपन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विसेज। अब इसके अंदर हमें पता है कि सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमें सर्विसेज रेवेन्यू आएगा। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऑन September 1st he invests 15,000 cash in the business which he names Soft Bite. Soft Bite जो है वो बिजनेस का नाम है, और उसके अंदर उसने इन्वेस्ट किए हैं 15,000 कैश। 15,000 जो कैश उसने इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियसली वो बिजनेस को पैसा दिया। मैंने आपको बताया था जब बिजनेस को पैसा मिलता है तो ऑनर इक्विटी इंक्रीज करती है, क्योंकि मालिक ने बिजनेस के साथ पैसा लगाया है। अब एक साइड पे तो ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज करेगी। फिर हम देखते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि कैश विच इज एन एसेट, वो कैश जो है वो एसेट की साइड के ऊपर इंक्रीज कर जाएगा। देखें जी, ये आपके सामने कैश इज एन एसेट, और दूसरी साइड पे हमें नजर आ रहा है ऑनर्स इक्विटी के अंदर कैपिटल को हमने इंक्रीज कर दिया। तो दोनों साइड्स के ऊपर हमारे पास जो है वो इंक्रीज शो हो गया, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट साइड पे कैश आ रहा है, और कैपिटल साइड के ऊपर भी 15,000 हमारा आ गया, तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 कहती है सॉफ्ट बाइट परचेज कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर ₹7,000 कैश। अब बिजनेस के पास पहले से मौजूद है 15,000 कैश। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास 15,000 कैश हो और आप कोई इक्विपमेंट खरीदेंगे 7,000 की, तो ये 7,000 रुपया कैश आपको देना पड़ेगा जिससे आपने इक्विपमेंट खरीदी है। जब आप कैश देंगे 7,000, तो बकाया आपके पास कैश कितना रह जाएगा? उसके लिए हमें 15,000 में से 7,000 कैश को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 8,000 बकाया कैश बचता है। ये ऐसे ही है, आप किसी दुकान पे गए हैं, आपने दुकान पे जाके सूट खरीदा है, 15,000 आपके पास से 7,000 का सूट खरीद लिया, तो आप सूट और बकाया आपने 8,000 रुपये लेके दुकान से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कैश खरीदा, कैश से एक कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीद लिया। कंप्यूटर इक्विपमेंट, अब दो चीजें देखनी है कि अब क्या हम इसको 1 साल से कम अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साल से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई मेरे पास लैपटॉप है, मैं 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ,
और मोस्टली आप कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है वो साल से ज़्यादा अरसे के लिए ही खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। तो ये कंप्यूटर इक्विपमेंट हमारा एसेट होने वाला है। तो एसेट हमारे पास 7,000 का इंक्रीज कर जाएगा, उधर से कैश हमारे पास 7,000 से डिक्रीज कर जाएगा। ये देखें जी, ये इम्पैक्ट आया। ये सिर्फ एसेट साइड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इसका ऑनर इक्विटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑनर इक्विटी सेम की सेम रहेगी। तो यहाँ पे देख लें जी, कैश में डिक्रीज हो गया 7,000 का, इक्विपमेंट में इंक्रीज हो गया 7,000 का। ये थी जी ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कहता है सॉफ्ट बाइट परचेज्ड कंप्यूटर पेपर एंड सप्लाईज एक्सपेक्टेड टू लास्ट सेवरल मंथ्स। यहाँ पे वो ये चीज कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर सप्लाईज हैं ये कुछ महीने चलेंगे, ठीक है। फ्रॉम सी सप्लाई कंपनी फॉर ₹1,600 ऑन अकाउंट। अब बहुत से लोग इसको समझेंगे कि यार ये जो सप्लाईज हैं ये कुछ महीने चलेगा, तो ये तो एक्सपेंस है, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे ये हमारा एक एसेट है। जो भी सप्लाईज हमारी यूटिलाइज हो जाएंगी, तो वो साल से कम अरसे के लिए अंदर यूटिलाइज हो जाती हैं, तो उसको हम एक्सपेंस कंसिडर कर लेंगे। और जो भी सप्लाईज हमारी बच जाएंगी उसको हम अगले साल के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो वो हमारा एसेट कंसिडर होगा। यहाँ पे अभी हमने सप्लाईज खरीदी हैं, और याद रखिएगा ऑन अकाउंट कह रहा है, हमने उधार पे सप्लाईज को खरीदा है। तो सप्लाईज में हमारे इंक्रीज होगा 1,600 से, और दूसरी तरफ हमारे अकाउंट्स पेबल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, हमने किसी के पैसे देने, हमने उधार पे सामान खरीदा है। ये 1,600 जो है वो हमारी लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा। देखिए जी, 1,600 हमारा सप्लाईज में ऐड हो गया, और साथ ही 1,600 अकाउंट्स पेबल में 1,600 हमने ऐड कर देना। तो दोनों साइड्स पे इम्पैक्ट आ गया इसका, और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। फिर हम चलते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 4 कहती है कि SoftBite receives 1,200 cash from customers for programming services it has provided। यहाँ पे SoftBite ने अपने कस्टमर्स को 1,200 की सर्विसेज दी हैं कैश के ऊपर। कैश रिसीव कर लिया 1,200। भाई अगर किसी के बंदे के पास 8,000 कैश हो, उसको 1,200 और मिल जाए, तो टोटल कैश कितना होगा? तो टोटल कैश होगा 9,200। ठीक हो गया जी, उसको कैश मिल गया 9,200 का। दूसरी तरफ याद रखिएगा कि उसको कैश रिसीव हुआ है प्रोग्रामिंग सर्विसेज की वजह से। तो प्रोग्रामिंग सर्विसेज जो है वो सर्विसेज रेवेन्यू इंक्रीज करेंगी। और अगर आपको पिछली वाली डायग्राम याद हो, तो सर्विसेज जब भी सर्विसेज रेवेन्यू जब भी आएगा या रेवेन्यू जब भी रिसीव होगा, तो उससे ऑनर इक्विटी में इजाफा ही होगा। देखें जी, 1,200 कैश इंक्रीज कर गया, और साथ में 1,200 सर्विसेज रेवेन्यू का कैपिटल को भी इंक्रीज करवा गया। अब हमारी टोटल जो है वो 9,200 और 16,200 की फिगर्स आ रही है। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 कहती है SoftBite receives a bill for $250 for advertising its business but pays the bill on a later date। ये थोड़ा सा इसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं कि $250 का एडवर्टीजमेंट का बिल रिसीव हो गया। अच्छा जी, इकोनॉमिक इवेंट यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि इकोनॉमिक इवेंट जो है वो हो गया है, लेकिन आगे वो कहता है कि बट पेज द बिल ऑन अ लेटर डेट। आपने बिल जो है वो बाद में किसी दिन पे करना है। आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विसेज आपने कहीं से ली हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो $250 है। देखिए जी, आपको बिल रिसीव हुआ। बिल रिसीव का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट्स पेएबल में इजाफा हो गया, और एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट जब एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, तो हमें पता है, डायग्राम याद रखिएगा कि एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो ऑनर इक्विटी में से 250 हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। लेट्स सी, यहाँ पे आप देखते हैं अकाउंट्स पेएबल में 250 इंक्रीज कर गया। अभी आपने बिल पे नहीं किया, अब आपने पे करना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई है। और दूसरी तरफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की वजह से जो एक्सपेंस इनकर किया है, कैपिटल भी आपका डिक्रीज कर गया। ठीक हो गया जी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 थी।
ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ देखते हैं कि अब वो कहता है कि सॉफ्टबाइट ने $3500 की जो है वो प्रोग्रामिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, लेकिन उसको सिर्फ $1500 जो है वो रिसीव हुए हैं, और बैलेंस जो अमाउंट है अभी उसने रिसीव करनी है। यहाँ पे तीन चीजें हो रही हैं। पहली चीज ये है कि प्रोग्रामिंग सर्विसेज 3500 की दी गई हैं। प्रोग्रामिंग सर्विसेज रेवेन्यू जो है वो कितना हो गया, वो 3500 है। रिसीव हुआ नहीं हुआ दैट इज अनदर इशू, लेकिन सर्विसेज रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करना हमें जरूर पड़ेगा। तो 3500 जब भी सर्विसेज रेवेन्यू रिसीव हो, और कंसिडर करते हैं हम उसको कि सर्विसेज रेवेन्यू जब हम भी रिकॉर्ड करेंगे उससे हमारी ऑनर इक्विटी इंक्रीज कर जाएगी। तो 3500 से हमारी ऑनर इक्विटी रिसीव कर इंक्रीज कर जाएगी। रिसीव कितना किया हमने, 1500 कैश। पहले हमारे पास 9200 कैश था, 1500 और रिसीव कर लिया, तो 9200 के अंदर हम 1500 को ऐड कर देंगे। अब कहाँ रहेगी बात बैलेंस की। बैलेंस कितना बनता है, 3500 में से हमने 1500 को माइनस किया, तो 2000 पे या $2000 ऐसे हैं जो अभी हमने रिसीव करने हैं। जो पैसे हमने किसी से लेने हो वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स कहलाते हैं, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल भी 2000 से इंक्रीज कर जाएगा। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं जी। ये देखें जनाब, ये इम्पैक्ट आ गया, 1500 कैश में इंक्रीज हुआ, 2000 हमारा अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ, और हमारे कैपिटल में 3500 का इंक्रीज हो गया। अच्छा जी, ऑनलाइन की बात ये बड़ी जबरदस्त होती है कि आपको अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे राब्ता कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं आप, और मैं आपको जो है वो उसके मुतालिक दोबारा से गाइड कर दूंगा। ट्रांजेक्शन नंबर 7 की तरफ आते हैं। एक्सपेंसेस पेड इन कैश फॉर सितंबर आर स्टोर रेंट 600, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज 900 एंड यूटिलिटीज 200। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 1700 के एक्सपेंसेस इनकर हो गए और उसने पे कर दिए। जब आप एक्सपेंस पे करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपके पास से पैसे चले जाते हैं। तो हम लोग 10,700 में से 1700 रुपीज या सॉरी डॉलर जो है वो हम पे ऑफ करेंगे। तो हमारा जो है 1700 10,700 में से माइनस हो जाएगा। और सेकंड जो मैंने आपको चीज समझाई थी कि जब भी आपने एक्सपेंस इनकर करना है उससे आपकी ऑनर इक्विटी डिक्रीज करेगी। ये देखें जी इम्पैक्ट इसका कि हमारे पास कैश का जो बैलेंस है वो 9000 रह गया, और कैपिटल में से भी हमने जो है वो 1700 को माइनस किया, तो 17,750 का जो कैपिटल है हमारे पास बचता है। ट्रांजेक्शन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी कि सॉफ्ट बाइट ने एडवर्टाइजमेंट का बिल अपना 250 का पे ऑफ कर दिया। अब याद रखिएगा कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक एक्सपेंस है, लेकिन अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होते तो हम सिंपली कैश में से 250 को डिक्रीज करते और कैपिटल में से 250 को डिक्रीज करते। लेकिन अगर आप पुरानी ट्रांजैक्शन को याद रखेंगे तो आप देखते हैं कि हमने पहले ही ऑनर्स इक्विटी में से 250 को माइनस किया था, और हमने अकाउंट्स पेएबल को 250 से इंक्रीज कर दिया। अब हमारा काम ये बनता है कि जो 250 हमने अकाउंट्स पेएबल में इंक्रीज किए थे उनको हम 250 से रिड्यूस करें, और कैश को हम क्योंकि अब पे कर रहे हैं 250 हमारे पास से जा रहा है कैश, तो कैश को भी हम 250 से डिक्रीज करेंगे। 250 कैश में से चला गया, और अकाउंट्स पेएबल हमने 1850 रुपए देने थे डिफरेंट लोगों के, उनमें से 250 हमने पे ऑफ कर दी हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस रह जाएगा वो आपके सामने, कैश कम हो गया और अकाउंट्स पेएबल लोगों के जो पैसे देने थे उनमें भी कमी वाकया हो गई। ट्रांजैक्शन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। The sum of 600 in cash is received from customer who have previously billed for services in transaction number 6। यानी कि आपने बिल किया हुआ था किसी कस्टमर को, उससे आपने 600 रुपया रिसीव किया, तो 600 रुपया रिसीव किया तो कैश में 600 से इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा जो अकाउंट रिसीवेबल थे उनमें फिर 600 का डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक हो गया जी। 600 से कैश बढ़ गया और अकाउंट रिसीवेबल में 600 में कमी वाकया हो गई, क्योंकि जिस कस्टमर से पैसे लेने थे उसने हमारे पैसे दे दिए। अब हमने कम पैसे जो है वो कस्टमर से वापस लेने। ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 9। और अब चलते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 10 की तरफ। मार्क withdraws 1300 in cash from the business for his personal use। यहाँ पे आ जाती है ड्राइंग्स की बात। ड्राइंग्स की बात जब आती है तो हम देखते हैं कि कैश जो है, कैश लिया है उसने 1300 का, तो 1300 कैश जो है वो कैश में से रिड्यूस कर देंगे। और दूसरा कि ये मालिक ने जाती इस्तेमाल के लिए पैसा बिजनेस से निकाला है, तो जब वो पैसे निकालेगा तो वहां पे आपका ऑनर इक्विटी 1300 से डिक्रीज कर देगा। ये देखें जी फाइनल इम्पैक्ट, 8050 रह गए आपके पास कैश में, और दूसरा जो है कैपिटल के अंदर आपने 1300 माइनस किया तो 16450 बनते हैं। ये थी जी लास्ट आपकी ट्रांजैक्शन। और जब लास्ट ट्रांजैक्शन की तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स को जब टोटल किया तो दे आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ट्रांजैक्शन एनालिसिस और जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का था टॉपिक, वो एक हमने एग्जाम्पल के जरिए समझ लिया। अब हम इस एग्जाम्पल के अलावा एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी जी, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। मिस्टर जॉन है, जॉन ने इन्वेस्टेड 11,000 इन कैश इन द लॉ प्रैक्टिस। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसके अंदर उसने कैश इन्वेस्ट कर दिया 11,000। अब मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है आपके सामने। एक सेकंड जी, स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गई है, तो लेट मी जी। आई होप कि अब आप जो है वो स्क्रीन को देख सकते हैं। जी, हमारे सामने एग्जांपल है। जॉन इन्वेस्टेड 11,000 कैश इन द लॉ प्रैक्टिस। तो जॉन ने जो 11,000 इन्वेस्ट किया है उससे ऑब्वियसली बिजनेस के पास कैश आया है कितना, 11,000 का। तो 11,000 का जो कैश आया है, ये मैं एक सेकंड में इसका जो साइज जो है वो टेक्स्ट का इंक्रीज कर देता हूँ। 18 का साइज, 20 का साइज, ठीक हो गया जी। 20 का साइज इज गुड। तो कैश जो है वो बिजनेस में एज एन एसेट जो है वो इंक्रीज कर गया, और दूसरी साइड पे ऑनर इक्विटी में हमें 11,000 का इंक्रीज देखने में आता है। लेकिन जी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो दोनों साइड से इस टाइम पे इक्वल है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे कि हम अब इसमें सेकंड ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन कहती है जनाब कि पेड 800 फॉर रेंट ऑन ऑफिस स्पेस। आपने रेंट पे ऑफ किया है, ऑब्वियसली पेड ऑफ आपने किया है कैश के अंदर, तो मैं यहाँ पे -800 कर दूंगा, क्योंकि कैश पे किया तो कैश जब आप पे करते हैं तो उसके अंदर आपका कैश रिड्यूस करना पड़ता है। आपने कैश रिड्यूस किया, 11,000 आपका कैश था, उसमें से आपने 800 पे कर दिया है, तो ऑब्वियसली बकाया रकम 10,200 आपके पास बचेगी। लेकिन उससे क्या होगा, आपकी ऑनर इक्विटी में भी 800 का जो है वो डिक्रीज आएगा। ये फिर आपने जब सॉल्व करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये इसको नीचे से आपने अंडरलाइन कर देना है। नहीं जी, मैंने इसको अंडरलाइन किया और जो बैलेंस था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 10,200। और यहाँ पे भी आपके पास 10,200 का बैलेंस आ जाएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमने की। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो हमें बताती है, थर्ड ट्रांजैक्शन हमें ये बता रही है कि जनाब आपके पास परचेज किया है आपने इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 3,000। अब इक्विपमेंट ऑन अकाउंट हमने खरीदा है, अकाउंट का मतलब है उधार पे हमने इक्विपमेंट खरीदा,
तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज आ रही है, हमारे एसेट में इजाफा कर रही है, वो है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट ऑब्वियसली आप 2-4 दिन के लिए, महीने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, इक्विपमेंट को आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम एसेट्स ही कंसिडर करते हैं। तो इक्विपमेंट जो है वो 3000 से हमारी इंक्रीज कर गई, और इसके पैसे हमने अभी अदा नहीं किए, याद रखिएगा। इसके पैसे हमने बाद में देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी जो है अकाउंट पेएबल की वो इंक्रीज कर गई। 3000 हमने यहाँ पे उसके अंदर इंक्रीज कर दिया। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको अंडरलाइन करना है, और हमने तमाम का तमाम बैलेंस जो है वो नीचे लिख देना है। अब हमारे पास 10,200 जो है वो कैश है, 3000 का जो है इक्विपमेंट है, इसके अलावा इज इक्वल टू देखते हैं 3000 का इक्विपमेंट का जो अकाउंट्स पेबल बना, और 10,200 का जो ऑनर्स इक्विटी है, तो दोनों साइड जो है अभी तक इक्वल चल रही है। फिर नेक्स्ट आइटम वो कहता है परफॉर्म लीगल सर्विसेज टू क्लाइंट्स फॉर कैश 1500। आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके अगेंस्ट आपको 1500 कैश मिला। तो कैश जब मिलेगा तो 1500 हम यहाँ पे ऑनर्स सॉरी कैश में ऐड कर देंगे, और दूसरी साइड पे सर्विसेज रेवेन्यू जो है 1500 का, वो हम ऑनर्स इक्विटी में भी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको क्लोज करेंगे। तो हमें हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि जो आपका कैश है वो 11,700 हो चुका है। उसके बाद 3,000 हमारे पास इक्विपमेंट का है, 3,000 ही हमारे अकाउंट्स पेबल हैं, और 11,700 का हमारा कैपिटल मौजूद है। ये थी जी फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ के बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन के ऊपर। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कहती है बोरोड 700 कैश फ्रॉम अ बैंक ऑन अ नोट्स पेएबल। नहीं जी, अब आपने नोट्स पेएबल के ऊपर जो है वो 700 बोरो कर लिया। ये आपका अकाउंट्स पेएबल था जी, और इसके बाद आपने नोट्स पेएबल के तौर पे आपने लिया है, बैंक से बोरो किया है 700, तो आपकी लाइबिलिटी नोट्स पेबल की 700 से इंक्रीज कर गई। और दूसरी साइड पे आपके पास क्योंकि कैश रिसीव हुआ है, ठीक हो गया, कैश ही आया ना भाई हमारे पास यहाँ पे, तो 700 से हमारा जो है कैश इंक्रीज कर देगा। फिर उसके बाद ये देखें जी, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, सॉरी नहीं हुआ, दोबारा से कर लेते हैं ट्राई इसको। ये नहीं जनाब, ये हमने इसको अंडरलाइन किया। 5 ट्रांजैक्शंस हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। इसको हम दोनों को ऐड कर लेते हैं जनाब, और हमारा एडिशन के बाद 12,400 बना, 3,000 यहाँ से आया, 3,700 और 11,700 हमारे पास शामिल हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 5 के बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 कहती है परफॉर्म लीगल सर्विसेज फॉर क्लाइंट ऑन अकाउंट 2,000। अब ये जो अकाउंट 2000 पे हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो याद रखिएगा सर्विसेज रेवेन्यू से हमारा कैपिटल तो इंक्रीज कर ही जाएगा, 2000 से हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगा। और ये अगर आपको थोड़ी सी याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें एक स्केयर बना हुआ था, इंक्रीज और डिक्रीज शो करवा रहा था ऑनर इक्विटी के अंदर। तो अगर आपको वो याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में होगा। तो 2000 से ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज कर गई, और दूसरा ये कैश तो आया नहीं, तो हमने अब अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर इसको डालना है। अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि हमारे एसेट होते हैं, 2000 अब हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर आ गए। हमने लोगों से, क्लाइंट है जिससे हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उससे हमने भी 2000 जो है वो अ, लेना है कैश में। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जनाब। अब मैं इसका टोटल करता हूँ, तो पता चलता है 12,400 हमारे पास कैश है, 3,000 जो है इक्विपमेंट है, अकाउंट रिसीवेबल है 2000 का, फिर 3000 जो है हमारे पास लाइबिलिटीज में आ रहा है, 700 एक और लाइबिलिटी है, और फिर 13,700 की एक लाइबिलिटी सॉरी ऑनर इक्विटी मौजूद है। नेक्स्ट आ जाता है पेड सैलरीज वेजेस
एंड एडवर्टीजमेंट, इसको हम सिर्फ एक अमाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं। तो 5 + 3 800 और 100 900 जो है आपने पे किया, तो -900 हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी। -900 आपने एक्सपेंस पे किया, 12,400 में से 900 चले गए, और दूसरी साइड पे आपकी ऑनर इक्विटी में डिक्रीज होगा 900 से। तो यहाँ पे सिंपल हमने रूल अप्लाई किया, वो वाला, कि जब हम कैश पे करते हैं एक्सपेंस के तौर पे, तो उस एक्सपेंस की वजह से ऑनर इक्विटी हमारी डिक्रीज कर जाती है। तो 12,400 में से जब हम माइनस करेंगे 900, तो 11,500 आ जाएगा। बकाया 3,000 वैसे का वैसे, और ये 2,000 उसी तरह से लिख देंगे। इक्वल टू का साइन जो है वो हमारा पहले से मौजूद है। अगर मैं स्किप कर जाता हूं तो आपने नहीं स्किप करना, आप याद रखिएगा कि आपने इसको वहीं पे पुट ऑन करना है। 13,700 में से 9,000 माइनस की 900 माइनस किए, तो 12,800 जो है वो वहां पे आ जाए। ठीक हो गया जी। 12,800 के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है। लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ देखते हैं, तो 8वीं ट्रांजैक्शन हमें कहती है, जॉन विड्रॉ 1,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। उसने जाती इस्तेमाल के लिए कैश निकाला है। तो जाती इस्तेमाल के लिए जब कैश निकालेगा, तो ऑब्वियसली कैश तो डिक्रीज होगा ही होगा। दूसरी तरफ ऑनर्स इक्विटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से ऑनर इक्विटी डिक्रीज करती है। तो जब डिक्रीज किया, तो ये देखें जी, मैंने इसको फाइनलाइज करना है, और ये फाइनलाइज होते हुए हमें नजर आ रहा है कि 11,500 में से जब हमने 1,000 निकाला, तो 10,500 रह जाएगा। दूसरी साइड पे 3,000 कैश हमारे पास, सॉरी, इक्विपमेंट का, और 2,000 अकाउंट्स रिसीवेबल का यहाँ पे पड़ा होगा। फिर इज इक्वल टू 3,700 एंड 11,800 यहाँ पे मौजूद होगा। अब इस सारी चीज़ों को, जो सारी अमाउंट्स हैं, इनको हम पहले फॉर्मेट कर लें जनाब। तो ये हो गया जी 20, और अब इसको हम ऐड करते हैं। तो मैं देखता हूँ जी, इज इक्वल टू 2,000 प्लस 3,000 प्लस 10,500, एंटर किया 15,500, और यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे गलती हो गई लगता है मुझसे कोई, प्लस 700 प्लस 11,800, तो 15,500। जनाब बिल्कुल भी मेरे से गलती नहीं हुई। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, परेशान हो गया था, लेकिन परेशान होने की तो जरूरत ही कोई नहीं थी। सवाल तो मेरा बिल्कुल ठीक है। तो जनाब ये लें जी, 15,500 दोनों साइड्स पे आ गया, और ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होगी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। ये थी जी अकाउंटिंग इक्वेशन, और उम्मीद है कि आप सबको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी मैं एक आधी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो और अपलोड करूंगा, और उम्मीद है कि आप सब जो लोगों ने इस लेक्चर को अकाउंटिंग इक्वेशन के एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।